हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 16 और अध्याय का नाम है पाचन और अवशोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को जाकर देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने लेसन 11 1 से लेकर लेसन 15 तक का वीडियो कंप्लीट बना दिया है। साथ ही लेसन 7 तक का क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था पाचन के बारे में, और मैंने बता दिया था अमाशय तक पाचन कैसे होता है, और उसमें मैंने पाचन तंत्र, आहार नाल, इन सब चीजों के बारे में भी बताया था। अब आज हम लोग यहाँ जानेंगे कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। इसलिए अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं वीडियो ना, तो उसको देखिए, तभी आप समझ पाइएगा। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। तो देखिए, जो छोटी आंत है वो कई तरह की गति करता है, मतलब ऐसे ऐसे गति करता है, फिर ऐसे पतला फूलना पचकना, इस तरह से गति करता है। कई तरह से उसमें गति होती है, और उस गति होने से कारण जो कई तरह के जो स्रावित होते हैं पदार्थ, जैसे एंजाइम्स हैं या फिर हार्मोन, एंजाइम्स मेन रूप से रहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह रहता है, कुछ क्षारीय पदार्थ रहते हैं। ये सब अच्छे से भोजन में मिल जाते हैं, और इनके मिलने से जो भोजन के पाचन की क्रिया होती है वो काफी सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशयी रस और आंत रस छोटी आंत में छोड़ देते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि यकृत से जो अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त रस स्रावित होता है, ये वास्तव में जो पित्त रस जाके पित्ताशय में जमा होता है, उसके बाद वो आ करके अग्नाशयी रस, पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस है, अग्नाशयी रस है, ये सभी आकर के छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है, और छोटी आंत में वो सब मिल जाता है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन्स, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लिक एंजाइम निष्क्रिय रूप में रहते हैं। देखिए, जो अग्नाशयी रस में, ये नाम याद रखिएगा, जो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस एंजाइम, ये सभी निष्क्रिय रूप में रहते हैं। यानी भले ही आंत में आ जाते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहते हैं, वो अभी कार्य नहीं कर रहे होते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। तो देखिए, जब जो आंत होता है ना, आंत में म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा की जो परत होती है वहां से स्रावित होता है एंटेरोकाइनेज। ये एक एंजाइम है, क्या है? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज जाकर के ये जो ट्रिप्सिनोजन है उसको सक्रिय करता है। ध्यान दीजिए, एंटेरोकाइनेज जाकर के ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है, और जब ये सक्रिय होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन, यानी सक्रिय करके उसको किस में बदलता है? ट्रिप्सिन में बदल देता है, जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइम को सक्रिय करता है। यानी यहाँ पे मैं कलर बदल दूं, आप फिर से देखिए। सबसे पहले क्या होता है? म्यूकोसा से जो स्रावित होने वाला होता है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज जाकर के स्रावित किसको सक्रिय करता है? ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है। एंटेरोकाइनेज जाकर के ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है, और सक्रिय जब ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होता है तो उसी को हम लोग ट्रिप्सिन कहते हैं। और बाद में जो ये ट्रिप्सिन होता है ना, यही जाकर के जो अन्य अग्नाशयी रस हैं, जैसे ये है काइमोट्रिप्सिनोजन है, या फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, या फिर एमाइलेज है, इन सभी को, या फिर न्यूक्लियस एंजाइम है, इन सभी को ट्रिप्सिन जाकर के सक्रिय करता है। यानी ये वाला जाकर के पहले इसको सक्रिय करता है, और फिर ये जाकर के जो अन्य एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय कर देता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक, देखिए पित्तवर्णक में कौन कौन सा होता है? बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डेन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, जब ग्रहणी में प्रवेश करने के बाद ये सारे तो होते हैं,
लिपिड होते हैं, लवण होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है। फिर से चेंज कर लो, ठीक है। पीत वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे छोटे मिश्रित कणों में तोड़ता है। पीत लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। तो हमने ऊपर देखा था, जो ये पीत होता है ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, और जो पीत होता है वो क्या करता है, इमल्सीकरण करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आंत श्लेष्मा उपकला में गॉलबेट कोशिकाएं होती है। अब इन कोशिकाओं का नाम याद रखिएगा। इसमें जो आंत की श्लेष्मा होती है उसकी उपकला ऊतक में क्या होते हैं, गॉलबेट कोशिकाएं होती है, जो श्लेष्मा का स्राव करती है। गॉलबेट कोशिकाएं क्या करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। गॉलबेट कोशिकाएं क्या करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं और गॉलबेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत स्राव अथवा सक्कस एंटेरिक्स बनाते हैं। सक्कस एंटेरिक्स बनाते हैं कौन कौन, तो देखिए म्यूकोसा में एक ब्रश बॉर्डर कोशिकाएं होती है और जो गॉलबेट कोशिकाएं होती है, ये दोनों मिलकर के स्रावित करती हैं और स्रावित करने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं सक्कस एंटेरिक्स बनाती है। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टेज, एस्ट्रेज, न्यूक्लियोसिडेज आदि, मतलब कई तरह के एंजाइम होते हैं। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत म्यूकोसा के अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। तो देखिए आंत में कई तरह के अम्ल भी जाते हैं। ये जो म्यूकस होता है ना, ये क्या करता है, म्यूकस जाकर के जो आंत्र का म्यूकोसा वाला दीवार होता है, यानी जो आंतरिक दीवार होता है, उसकी रक्षा करता है। एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम pH 7.8 तैयार करता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। देखिए याद रखिएगा, जब अमाशय में पाचन हो रहा था तो उस समय pH का मान 1.8 होता था। किसके चलते, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के चलते, क्योंकि वहां पे अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। जबकि जो छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है और pH मान 7.8 होता है। ठीक है, आंत में पहुंचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेंटोज अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप में क्रिया करते हैं। तो देखिए प्रोटीन हो, पेंटोज हो या प्रोपेप्टोज हो, ये सभी ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में और या इस यहाँ पे और भी हो सकता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसके उपस्थिति में ये डाइपेप्टाइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डाइपेप्टाइड बना लेते हैं। काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड के में जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, जल अपघटित मतलब जल के रूप में अपघटित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड होता है यानी स्टार्च, पॉलीसेकेराइड को आप स्टार्च कहते हैं, वो एमाइलेज की उपस्थिति में डाइसेकेराइड बना लेता है। यहाँ पे स्टार्च में का मतलब क्या है कि इसमें पॉलीसेकेराइड है, मतलब इसमें शर्करा के कई सारे अणु हैं, लेकिन एमाइलेज एंजाइम उसको डाइसेकेराइड में तोड़ देता है, यानी उसमें शर्करा के 2 ही अणु होते हैं। वसापीत की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनो ग्लिसराइड में टूटते हैं। उसके बाद जो वसा होता है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइग्लिसराइड या फिर मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। ये सब रिएक्शन याद रखेगा। जो वसा होता है वो लाइपेज की उपस्थिति में टूटता है, जो पॉलीसेकेराइड होता है यानी स्टार्च जो एमाइलेज की उपस्थिति में टूटता है। ऐसे ही अग्नाशयी रस के न्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करता है। अब जो न्यूक्लियेज एंजाइम है वो क्या करता है, वह न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लियेज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आप समझते होंगे। इसमें क्या होता है, जो आरएनए और डीएनए का संरचना आप पढ़े होंगे, तो डीएनए में आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिला होगा। आंत रस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रियाओं की अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूपों में बदल देते हैं।
यानी जो आंत के रस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी अभिक्रियाओं द्वारा जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और सरल अंगों में तोड़ देते हैं ताकि उनका अवशोषण आसानी से हो सके। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोशल उपकला कोशिकाओं में बहुत समीप संपन्न होते हैं। जब पाचन हो जाता है तो लास्ट में ये आंत के अंदर जो म्यूकोसा होता है उनकी कोशिकाओं से ये सटे रहते हैं और वहां पे इनका अवशोषण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डाइपेप्टाइड, जो डाइपेप्टाइड है वो डाइपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में बदल जाता है। माल्टोज होता है वह माल्टेज से ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल जाता है। दो अणु में लैक्टोज होता है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल जाता है। जो सुक्रोज होता है वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। जो न्यूक्लियोटाइडेज होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड और यूक्लियोसाइडेज शर्करा और क्षारक में टूटता है। ऐसे ही जो डाई और मोनोग्लिसराइड होता है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ऊपर वर्णित जैव बृहत अणुओं के पाचन की क्रिया आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत से अग्र क्षुद्रांत के भागों में अवशोषित होता है। अब देखिए जब भोजन का पाचन हो गया तो सरल यौगिकों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ गए हैं और उनका अवशोषण कुछ अग्र क्षुद्रांत में होता है, उसके बाद क्षुद्रांत में होता है। अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। यहाँ तक जो भोजन पाचित हो गए हैं उनका अवशोषण हो जाता है और जो अनपचा भोजन होता है वो चला जाता है किसमें, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती, ठीक है। जो पाचन क्रिया होनी रहती है मैक्सिमम वो छोटी आंत तक हो चुकी होती है। बड़ी आंत में थोड़ा सा अवशोषण होता है, जल का, कुछ खनिज लवण का, इनका अवशोषण होता है। फ्रेंड्स आप पाचन तंत्र का फिगर, इस चीज को समझने के लिए आपको पाचन तंत्र का फिगर समझना जरूरी है और इसके लिए मैंने आपको बताया है, इसी चैप्टर का पहला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने फिगर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बड़ी आंत का कार्य कुछ जल, खनिज और औषध का अवशोषण। सेकंड, श्लेष्म का स्राव जो उपचयित उत्सर्जित पदार्थ कणों को चिपकने और स्नेहक प्रदान करने के कारण उनका बाह्य निष्कासन आसान बनाता है। तो देखिए बाह्य आंत का दो कार्य है, आपको मैंने बताया छोटी आंत तक पाचन और अवशोषण लगभग हो चुका रहता है। बड़ी आंत में पहला कार्य क्या है कि बड़ी आंत में कुछ जल, खनिज और कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल, खनिज और औषधि। कुछ ही जल का भी अवशोषण पहले हो चुका रहता है, लेकिन कुछ जल, खनिज और औषधि रहते हैं, उनका अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत से श्लेष्म स्रावित होता है, यानी स्नेहक या आपका चिकना पदार्थ स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं यानी जो उत्सर्जित पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर के बाहर निकलते हैं, चिकना भी हो जाते हैं ताकि शरीर से बाहर आसानी से निकल सके। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं। अब जो पदार्थ अपचित रह जाते हैं और उनका अवशोषण हो चुका रहता है उसे मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले मलाशय में रहता है। अब देखिए मल त्यागने से पहले ना जो वो अवशोषित पदार्थ होता है, अपचित पदार्थ होता है, वो जाके मलाशय में रहता है और जब मलाशय में चला जाता है तो हमें प्रेशर फील होता है, यानी हमें महसूस होती है कि हमें टॉयलेट जाना चाहिए, ठीक है। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों से उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन नियंत्रण से होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लाल ग्रंथियों को स्रावित करने के लिए उद्दीपन कर सकती है। यानी जो विभिन्न सारे अंग होते हैं अभी तक हम लोगों ने देखा पाचन तंत्र में, उन सभी के बीच में नियंत्रण एवं समन्वय होता है और वो किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा उनका सब नियंत्रण होता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपन करते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियां सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकाओं द्वारा नियमित होती है। अब इन पेशियों को कब क्या करना है, कैसे अपना आकार बदलना है, स्रावित हार्मोन स्रावित करना है, एंजाइम स्रावित करने हैं और भोजन को कब आगे बढ़ना है, ये सभी भी किसके द्वारा, तो केंद्रीय तंत्रिका
क्रिया द्वारा ये नियंत्रित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर यांत्रिक मुकोसा से निकलने वाले पाचक हार्मोन रसों के स्राव को भी नियंत्रित करते हैं। यानी सारा कुछ ये क्या होता है, हार्मोनल विधि से भी ये उसको नियंत्रित किया जाता है। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार के ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जंतु की आवश्यकता के लिए जितना ऊर्जा होता है, भोजन में जितनी भी निहित ऊर्जा होती है, उसको ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जितनी भी ऊर्जा होती है वह लास्ट में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। इसमें सामान्यतः कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है, जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की ऊर्जा मात्र है, क्योंकि यह ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा यानी अति अल्प, बहुत ही कम मात्रा इसमें मापते हैं। या तो कैलोरी मापते हैं या फिर जूल में मापते हैं। और उसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस जल का जब 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने की मात्रा को कहते हैं। अतः कार्यकी वैज्ञानिक प्रायः किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का प्रयोग करता है, क्योंकि कैलोरी और ऊर्जा और जूल बहुत ही छोटी इकाई है, इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो किलो कैलोरी या किलो जूल का यूज करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए होती है। ये याद रखिएगा, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए होती है। पोषणीय वैज्ञानिक परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बम्ब कैलोरीमीटर यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद बर्तन होता है। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। एक बम्ब कैलोरीमीटर क्या है, तो 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका स्थूल मान कहते हैं। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य का कार्यकी मान है। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की जो वास्तविक दहन ऊर्जा होती है वह उस पदार्थ की क्या होती है, कार्यकी मान होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के स्थूल ऊष्मीय मान क्रमशः 4.1 कैलोरी पर ग्राम, 5.65 कैलोरी पर ग्राम एवं 9.45 कैलोरी पर ग्राम है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी उसमें ऊर्जा मिलती है, तो 4.1 कैलोरी। प्रोटीन से मिलती है 5.65 और वसा में होती है 9.45, यानी वसा में सबसे ज्यादा उसमें ऊर्जा मिलती है, जबकि उनका कार्यकी मान क्रमशः 4.0 कैलोरी पर ग्राम एवं 9.0 कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, तो ये आप मान समझ गए। अब फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे जो भोजन पाचित हुआ है उसका और ये इन उत्पादों का अवशोषण के बारे में। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।